नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित कोटनाला। केमिकल काइनेटिक्स वीडियो नंबर 5 दैट इज़ पार्ट 5 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपने फर्स्ट 1 2 3 4 वीडियोज़ आपने ज़रूर देखी होगी। हमने वीडियो नंबर 4 के अंदर एक टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक कवर करा था, विच इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन के बारे में, रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, और उसमें दो हमने ग्राफ बना के देखे थे। आज की जो वीडियो होगी इसके अंदर मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बताऊँगा, वो होगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके साथ साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, लाइक हाफ लाइफ वगैरह क्या होता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना। तो पहला टॉपिक इसके अंदर मैं ले रहा हूँ वो है आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसको बहुत आराम से आप समझेंगे। स्यूडो का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, फॉल्स, है ना। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं क्लास के अंदर जो कि आपको लग रहा होता है कि वो आपकी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बट सुन नहीं रहे होते। तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स, है ना। या आप ऐसे समझ लो कि कहीं आप किसी मार्केट में गए और रियलिटी में जो कोई प्रोडक्ट आप ले रहे थे उसकी कीमत 40 रुपीज़ है, बट जो दुकानदार है वो कह रहा है नहीं नहीं ये तो 180 का है। तो आपको पता है ये झूठी बातें कर रहा है, फॉल्स है, ऐसे तो रियलिटी है ही नहीं कहीं पे भी, ठीक है। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो फॉल्स, तो एक्चुअल में दे आर नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट दे बिहेव एज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये दिस इज पॉइंट नंबर 1। तो इसको चलो मैं नोट कर देता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहेगा। द रिएक्शंस विच बिहेव एज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, which behave as a first order reaction but in reality it is not। तो अब बहुत अच्छा सा सवाल आता है हमारे पास ये कि हम कैसे डिटरमाइन करें किसी रिएक्शन को देख के कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कोई हमारे पास डिटर्मिनेशन फैक्टर होना ज़रूरी है जिससे हम इजीली फाइंड आउट कर पाएँ कि ये दिस गिवन रिएक्शन इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होंगे, दो अगर मेरे पास रिएक्टेंट है तो एक रिएक्टेंट हमेशा बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा इसका आइडेंटिफिकेशन, अब मैं यहाँ पे एक सिंपल से देखो सेकंड पॉइंट के अंदर आँख बना रहा हूँ। ये आँख का मतलब क्या है, आँख का मतलब ये है कि आप इसमें से एक चीज़ को देखोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा दी हुई है एज़ कम्पेयर टू दूसरे रिएक्टेंट की। अगर ऐसा है तो इट इज़ ए क्लियर केस ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ इसका आइडेंटिफिकेशन, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज और एक्सेस अमाउंट एज कंपेयर टू अदर। जैसे मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूँ, तो सपोज़ करो आपके पास ये एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं सुक्रोज, उसको आपने रिएक्ट कराया वाटर के साथ में, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसमें ये टूट गया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे अगर मैंने सुक्रोज की अमाउंट लिखी हुई है, इट्स इमेजिन कर लो आप, ये है सपोज़ करो 90 मोल्स है, और वाटर की अमाउंट अगर मैं लेता हूँ 0.1 मोल, तो आप समझ रहे हो ये 90 मोल्स हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, और ये कितने हैं, सिर्फ 0.1 मोल में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एक रिएक्शन है जो कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आती है, बहुत ईजीली आप डिटरमाइन कर पाएंगे। सुक्रोज का अगर मैं केमिकल फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इट विल बी C12H22O11। ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला होता है और फ्रुक्टोज का जो केमिकल फार्मूला होता है, दोनों ही सेम होते हैं, बट दोनों में फिर डिफरेंस क्या होता है, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दिस इज, ये आपके 3 पॉइंट ध्यान रखो, आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आता हूँ। टॉपिक नंबर नेक्स्ट है आपका, मेरे ख्याल से वो है आपका पॉइंट नंबर 13, ये पॉइंट नंबर 12 था। तो पॉइंट नंबर 13 के अंदर हम लोग थोड़ा सा कवर करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। तो नाउ हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन।
हाफ लाइफ से मतलब आप समझ ही रहे हैं कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें 50% कंप्लीशन हो रहा है, हाफ लाइफ हो रही है ना। तो अगर हम ये पूछे सिंपल वे में हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या है, तो हाउ मच टाइम ए रिएक्शन विल टेक टू कंप्लीट 50%। ठीक है, कितना टाइम लगता है रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में, उसको हम उसके हाफ लाइफ कहते हैं। रिएक्शन अलग अलग टाइप की होती हैं। कुछ रिएक्शन होती है बहुत स्पॉन्टेनियस होती हैं, बहुत जल्दी हो रही है, उसकी हाफ लाइफ बहुत ही कम होगी। कुछ रिएक्शन होती है बहुत ही स्लो होती हैं, जैसे कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये क्या है, स्लो रिएक्शंस है। ऐसा तो है नहीं रस्टिंग ऑफ आयरन एक ही बारी में लग जाएगा, आज आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई और आज ही लोहे को जंग लग गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वही कोरोजन वाली रिएक्शन है, वही स्लो रिएक्शन है। और कुछ रिएक्शन होते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट, तो दोनों केसेस में हम हाफ लाइफ निकालेंगे। बट क्योंकि रिएक्शंस अलग अलग हैं तो हमें अलग अलग ऑर्डर के हिसाब से हाफ लाइफ को निकालना पड़ेगा। सम रिएक्शन आर सब्सटीट्यूशन, सम आर डिकम्पोजिशन, एडिशन, प्रेसिपिटेशन, है ना। तो इसलिए जनरलाइज वे में मैं आपको यहाँ पे जो बताऊँगा, जो हमारे सिलेबस के अंदर है, सिर्फ 2 पॉइंट है। हाफ लाइफ के फॉर्मूले में 2 ध्यान रखने हैं, एक 0 ऑर्डर का और एक फर्स्ट ऑर्डर का। तो डेफिनेशन आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं एक बार दोबारा से बोल रहा हूँ, नोट कर लो। द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज़ डिफाइंड एज टाइम टेकन टू कंप्लीट 50% ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, 50% जो रिएक्शन है उसे कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। हाफ लाइफ के 2 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। एक होता है T1/2, ये मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको हाफ लाइफ और 0 ऑर्डर के लिए। दिस इज़ R0 डिवाइडेड बाई 2K। बहुत ही सिंपल सा आसान सा फॉर्मूला है। दिस इज़ फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, ये ध्यान रखना, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाई K। ठीक है, 0.693 डिवाइडेड बाई K। दिस इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे मैं जो आपको हाफ लाइफ का पैटर्न बता रहा हूँ, ये मैं जस्ट आपको पहले फॉर्मूले बता दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल में थोड़ा सा जानना चाहते हो कि ये फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुए, तो बहुत आसान है वो भी। आप 0 ऑर्डर के अंदर जो आपका रेट इक्वेशन होती है, K इज़ इक्वल टू, याद आ रहा है वैसे 0 ऑर्डर के अंदर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, K इज़ इक्वल टू R0 माइनस R डिवाइडेड बाई, हाँ देखो देखो देखो, 0 ऑर्डर निकालो पहले, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं तो उनको उनके साथ में सवाल जवाब करने ज़रूरी हो जाते हैं। हाँ, K की वैल्यू क्या आ रही है, फाइनल आंसर देखो, ये तो प्रोसेस है इंटीग्रेशन वाला। नेक्स्ट पेज में K की वैल्यू लिखी होगी मैंने, हाँ R0 माइनस R अपॉन T। तो ये आप सिंपली क्या करोगे, पहले K की वैल्यू निकालोगे, K इज इक्वल टू R0 माइनस R डिवाइडेड बाई T। और इस इक्वेशन के अंदर जो कि आपका रेट कांस्टेंट है 0 ऑर्डर के अंदर, यहाँ पे आप वैल्यू क्या डालोगे, T की जगह में आप पुट कर दोगे T1/2, R की जगह में पुट कर दोगे R/2। ठीक है, या सिंपली R0/2, ये आप पुट कर दोगे और फिर इसको जब इसके अंदर पूरा डालोगे, इस वाली इक्वेशन के अंदर डालोगे, तो रिलेशन आपका ये निकल के आएगा। मैं आपको उस रिलेशन के डेरिवेशन की तरफ कराने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे कम क्वेश्चंस आते हैं। बट हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जानना चाहते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, उसके लिए ये आपको जानना ज़रूरी है कि हम रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी उसके अंदर कंसंट्रेशन की जगह में क्या डाल देंगे, R0/2, और टाइम की जगह में डाल देंगे T हाफ, और उसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 0 ऑर्डर के लिए फॉर्मूला आपका ये आएगा R0/2 के, एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ जाएगा 0.693/K। नाउ अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा आपसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा जिसके अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करती। तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मैं हाफ लाइफ रिस्पेक्ट में बोलता हूँ तो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, तो दिस इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो आप एक नोट लिख सकते हो, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता रहता है अक्सर, वो कंपैरिजन पूछेगा। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास पूछा कि एक रिएक्शन थी, इनिशियली उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो थी
40 मोल्स पर लीटर, और आफ्टर टाइम टी इसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी सेम ही है 40 मोल्स पर लीटर। कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। अब आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा या हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन बताओ। इस टाइप से क्वेश्चन क्रिएट हो चुका है। तो आपने देखना है कि कंसंट्रेशन डिपेंड ही नहीं कर रही, तो अगेन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर कंसंट्रेशन है ही नहीं। तो अगर चाहे इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 40 मोल्स पर लीटर है या 50 मोल्स पर लीटर है वो सेम ही रहेगी, तो हमारे पास उसके लिए कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप सीधा बोलोगे कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही तो इट इज़ ए क्लियर केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका हाफ लाइफ वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब 2021 के अंदर क्योंकि कोरोना चल रहा है भाई, कोरोना के चक्कर में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी में है बट वो हटा दिए, तो वो टॉपिक मैं आपके साथ में डिस्कस नहीं कर रहा। बट हाँ, कुछ ऐसे उन टॉपिक्स के अंदर बुलेट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूँगा। उसे बताने के बाद मैं वीडियो को एंड करूँगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे। तो वो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट आएगा कैटलिस्ट के ऊपर। कैटलिस्ट ये आपसे पूछा जाएगा कैसे काम करता है। कैटलिस्ट का काम आप सबको पता है। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है। अगर कोई रिएक्शन 10 मिनट में हो रही है, कैटलिस्ट को 5 मिनट में कर देगा। तो बट कैसे करता है, मैकेनिज्म क्या है इसका, तो आपको ध्यान रखना है। एक ही पॉइंट बता रहा हूँ मैं इसके अंदर, इट वर्क्स बाय लोवरिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूज है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर नीचे दिए हैं मैंने रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स और इधर मैंने दी है पोटेंशियल एनर्जी। इनके बीच में एक सिंपल सा ग्राफ है। यहाँ पे इमेजिन करो आपका कोई रिएक्टेंट है, ये जा रहा है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट आती है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है किसी भी रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट स्टेट तक पहुंचने में, मतलब मिडिल ऑफ द रिएक्शन तक पहुंचने में, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं EA, दैट इज EA, एंड दिस EA इज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर विदाउट कैटलिस्ट ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो विद कैटलिस्ट अगर ये ग्राफ जाएगा तो क्या होगा, इसका रास्ता छोटा हो जाएगा, इट विल बी गो लाइक दिस। तो ये जो छोटे वाला पार्ट हो गया EA, ब्लू वाला जो EA है, दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी जो कि कैटलिस्ट ने कम कर दी है। पहले यहाँ बड़ी थी, यहाँ पे कम कर दी है, तो इट वर्क्स बाय द लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, सेकंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका अरेनियस इक्वेशन। क्या होती है अरेनियस इक्वेशन? ये एक्चुअली हमारे सिलेबस में 2021 के CBSE बोर्ड में नहीं है, लेकिन वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। K इज इक्वल टू AE की पावर माइनस EA बाई RT, दिस इज़ आवर अरेनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमें क्या पता लगता है कि कोई भी रिएक्शन के अंदर अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ तो उसका काइनेटिक्स कहता है कि उसके रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो भी बढ़ जाएगी। और उसका रीज़न क्या हम बताते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलिजन करेंगे और कोलिजन करने के बाद वो फॉरवर्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हायर द टेम्परेचर, हायर विल द एंट्रोपी, हायर विल बी द काइनेटिक एनर्जी एंड द प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन विल बी फास्ट। ठीक है, दिस इज अरेनियस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें K आपका रेट कांस्टेंट होता है, आपको पता ही है। A आपका अरेनियस फैक्टर कहते हैं, इसे अरेनियस फैक्टर कहते हैं। E एक्सपोनेंशियल हो गया आपका। R आपका नॉर्मली गैस कांस्टेंट 8.314, T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर एंड E स्टैंड्स फॉर अगेन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद मैं थर्ड पॉइंट के अंदर आ रहा हूँ, विच इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेट कांस्टेंट होता है वो नियरली डबल हो जाता है। आई रिपीट, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो रेट कांस्टेंट होगा वो नियरली डबल हो जाएगा। तो इट शुड बी नोटेड दैट बाय राइजिंग या बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, जो रेट कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट कह रहा हूँ दैट इज़ K, ये क्या हो जाएगा, नियरली डबल हो जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट फोर्थ मैं आपको बता रहा हूँ, उसको लिखूंगा नहीं, वो कोलिजन थ्योरी के अंदर आता है और उसके बाद ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये सारे पॉइंट उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।
जो थोड़ा सा सिलेबस को ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं और कोई भी टॉपिक छूटे ना, ठीक है। तो उसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, एक ही चीज़, 4th पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आपको, लास्ट पॉइंट है, जब भी मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो इनका जो कोलिजन होता है 2 टाइप का होता है, वन इज़ कॉल्ड इफेक्टिव एंड सेकेंड इज़ कॉल्ड इनइफेक्टिव कोलिजन। तो व्हाट इज़ इफेक्टिव कोलिजन, अगर हमारे पास ये सपोज करो 2 मार्कर हैं और दोनों मार्कर की शेप सेम है, मतलब दोनों स्पेरिकल टाइप की कोई 2 बॉल्स है, सेम उनकी शेप है और उनका साइज़ भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, और फिर अगर वो आपस में कोलाइड करेंगे तो इट इज़ सेड टू बी इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये 2 बॉलें आपस में क्या कर रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, तो क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा, ठीक है। एक बड़ी बॉल है और एक छोटी बॉल है और दोनों के ओरिएंटेशन भी अलग अलग है, तो वो क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा। तो जो कोलिजन होता है वो 2 टाइप का होता है, इफेक्टिव और इनइफेक्टिव। हम जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, चाहे वो 0 ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर होता है, एक्चुअली में वो जो बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी के हिसाब से होता है। अगर मॉलिक्यूल्स आपके कोलाइड कर रहे हैं इजीली और इफेक्टिव कोलिजन है तो हम कहेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर एक इफेक्टिव कोलिजन है तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं सेकेंड ऑर्डर, अगर एक भी कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो रहा तो हम कहेंगे रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कभी ना भूलोगे और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आओगे। आई विश आप बहुत अच्छा करो और ऐसे ही रोज़ पढ़ाई करते रहो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।